हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम डिस्कस करते आ रहे थे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व पढ़ा, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा। आज से हम जो भी पढ़ेंगे आगे के 3 टॉपिक्स, वो ना तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। सो आगे के वीडियोस आप देखते रहे हमारे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिमांड। डिमांड की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिमांड क्या है, तो आप कहेंगे कि डिमांड का मतलब होता है मांग। डिमांड का मतलब मांग ही होता है। पर डिमांड अराइज कैसे होती है, यानी कि मांग अराइज कैसे होती है? इकोनॉमिक टर्म्स में इसे बताया गया है कि डिमांड 3 चीज़ों से, यानी कि 3 एलिमेंट से अराइज होती है। वो एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला एलिमेंट विश। दूसरा एलिमेंट डिजायर। और तीसरा एलिमेंट विलिंगनेस। विश, डिजायर एंड विलिंगनेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो आपने मन में सोचा कि आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब ये है आपका इंटरेस्ट, मोबाइल फ़ोन। तो जब आपके इंटरेस्ट की बात हो रही है, वहाँ हम बात कर रहे हैं विश की, यानी कि विश हो गया आपका इंटरेस्ट। सबसे पहला कि वो हमारे माइंड में आ रहा है कि हमें एक फ़ोन खरीदना है ना। फ़ोन खरीदना है सफिशिएंट नहीं है, पर उसको खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? अब आपको चाहिए उसके खरीदने के लिए पैसा, परचेजिंग पावर, और या हम कहें कि मनी। सो जब हमें परचेजिंग पावर चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम बात करेंगे डिज़ायर की। डिज़ायर इज अ परचेजिंग पावर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ पैसा ही होना ज़रूरी नहीं है, उसको खर्च करने की नीयत भी होनी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको वो पैसा अपने स्मार्टफोन पर खर्च भी करना है। सो ये हो गया आपका विलिंग टू स्पेंड। विश, डिजायर, विलिंगनेस, इंटरेस्ट, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू परचेज, ये तीनों मिलाकर के बनता है डिमांड। अगर हम तीनों को मिला देंगे तो वो हमारी डिमांड बन जाएगी। और अगर इन तीनों में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो कभी भी हमारी डिमांड नहीं बन पाएगी। कैसे? लेट्स से कि आपका इंटरेस्ट तो है एक स्मार्टफोन खरीदने में, पर आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि आपके पास डिज़ाइन नहीं है, तो वो कभी भी आपकी डिमांड नहीं बन पाएगी। या फिर हम कहें कि परचेजिंग पावर भी है। लेट्स से ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी है, आपके पास परचेजिंग पावर भी है, बट आपको उस पैसे को खर्च करने की नीयत नहीं है। या फिर आप समझते हैं कि अभी आपके पास मोबाइल फ़ोन पे खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या उससे पहले आपकी ज़रूरत है लैपटॉप या फिर टीवी या फिर एनीथिंग एल्स। तो मोबाइल फ़ोन की क्या डिमांड जनरेट हो पाएगी? वो जनरेट नहीं हो पाएगी। यानी कि आपके पास पैसे को खर्च करने की उस कमोडिटी पर नीयत भी होनी चाहिए। जब तीनों चीज़ें मिलती है, इंटरेस्ट, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस, तो ही वो कमोडिटी हमारी डिमांड बन पाती है, अदरवाइज हमारी डिमांड जनरेट नहीं होती है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड कैसे अराइज होती है। अब डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि डिमांड अराइज कैसे होती है। डिमांड 2 तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। अब आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है हम एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सिंगल कस्टमर की बात कर रहे हैं। और जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे आगे, तो हम बात करेंगे पूरे मार्केट की, एक से ज़्यादा कंज्यूमर की। चाहे हम 2 कंज्यूमर भी ले लेंगे, चाहे 3 कंज्यूमर ले लें, चाहे कितने भी कंज्यूमर ले लें, पर जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे तो हम एक ही कंज्यूमर की बात करेंगे।
तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, और इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो अब हम बनाते हैं एक टैबुलर प्रेजेंटेशन जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड को डिस्कस करेंगे। फिर एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि आप मार्केट में निकले हैं, लेट्स से टॉफ़ी खरीदने। तो आपकी फेवरेट टॉफ़ी, मेरी तो फेवरेट टॉफ़ी कैडबरी है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैडबरी। ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांड, यहाँ मैंने क्वांटिटी डिमांड को QX सपोज किया है और यहाँ मैं प्राइस को PX सपोज करूँगी। मेरा X है मेरी कमोडिटी, दैट इज माय कैडबरी, या फिर हम इसे टॉफी लिख दें। सो ये है मेरी कमोडिटी जो मैं परचेज करने वाली हूँ, और ये है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, और ये होगी सी क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस को हम रुपीस में भी कह सकते हैं, एंड क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज द यूनिट्स। ये यूनिट्स होती है, यूनिट्स है एंड प्राइस है। सो अब बात करते हैं, अगर आप निकले हैं मार्केट में टॉफ़ी खरीदने के लिए, सो अगर उस टॉफ़ी का प्राइस है ₹1, तो आप कितनी टॉफ़ीज परचेज कर पा रहे हैं? आप कर पा रहे हैं 4 टॉफ़ीज। अगर प्राइस बढ़ गया टॉफ़ी का, तो आप कितनी टॉफ़ी खरीद कर पाएंगे? आप उतनी टॉफ़ी नहीं खरीद पाएंगे जितनी कि आप पहले खरीद रहे थे। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि आपकी टॉफ़ी का कंजप्शन कम हो जाएगा। तो लेट्स से कि ये पहले से कम हो गया। अगर प्राइस और बढ़ जाता है टॉफ़ीज़ का, तो क्या आप पहले जितनी टॉफ़ीज़ खरीद पाएंगे? नहीं, आपका कंजप्शन और भी कम हो जाएगा। और अगर और बढ़ गया तो फिर डिमांड और कम हो जाएगी। अब डिमांड मैंने बताया था कि कैसे अराइज होती है। डिमांड का मतलब कि हम उसको पूरी तरह से जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो है हमारी डिमांड यहाँ पर। सो वी आर रेडी टू परचेज एट द प्राइजेस, तो वो हमारे यहाँ पे डिमांड है। अब ये आप एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड हमारी कम होती जा रही है। दिस इज जानकारी हर जगह अप्लाई होता है कि हम किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती देखते हैं तो हम उसके यूनिट का कंजप्शन कम कर देते हैं। तो यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम होती जा रही है। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है? कैसे? क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अभी हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन है प्राइस एंड डिमांड का, तो अब हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो जब हमारे पास में एक टेबल है, डेफिनेटली हमारे पास में उसका ग्राफ भी होगा। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसको हमें लेबल ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम लेबल नहीं करेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं। ओके, सी यहाँ पे हम प्राइस शो करेंगे और यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी शो करेंगे। क्वांटिटी इज ऑलवेज इन द यूनिट्स, प्राइस हमेशा रुपी में होता है। तो जब हम इस फिगर्स को जब हम ग्राफ पर लेके आएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग द डिमांड। जब इस फिगर को हमने ग्राफ पर बनाया तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है जो हमने यहाँ पर देखा, ड्यू टू विच ये डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब इसके बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही हम समझेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और उसका एक रीज़न ये है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये हुई हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना, और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या फिर व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो आपको लिखना है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द
a tabular presentation which shows the prices and the quantity demand by a single consumer at a particular point of a time. और जब बात करें हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व की कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व शोज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्हिच शोज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कस्टमर एट अ गिवन ऑल द डिफरेंट प्राइसेस. सो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ. सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में. जब मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर की बात करें, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक कंज्यूमर का नहीं होता, मार्केट बहुत सारे कंज्यूमर्स का होता है, एंटायर इकोनॉमी का मार्केट होता है. ओके, सो यहाँ पर हमने लिया था एग्जाम्पल एक कस्टमर का. लेट्स से इसी के आगे हम बना देते हैं दूसरा भी कस्टमर. लेट्स से कि दूसरे कस्टमर ने आपने परचेज किया 4 क्वांटिटी, दूसरा कस्टमर आया उसने यहाँ पे 5 क्वांटिटी परचेज किया. फिर यहाँ पे जब प्राइस 2 हुई, प्राइस बढ़ गई तो उसने अपनी क्वांटिटी और कम कर दी, 4 यूनिट्स कंज्यूम करी. जब प्राइस और बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई, फिर प्राइस बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी और कम हो गई. ये है उसके कॉम्बिनेशंस जो उसने डिमांड किया. हमारे पास 2 कस्टमर हो गए. सो अब हम ये एज्यूम करते हैं ठीक है मार्केट में अगर 2 कंज्यूमर हैं तो अब हमारी टोटल डिमांड कितनी होगी, 5 + 4, 3 + 4, 3 + 2 एंड 2 + 1. ये हो गई हमारी मार्केट डिमांड. नाउ अब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे, यानी कि हम 2 कंज्यूमर को यहाँ पर मार्केट में मान रहे हैं कि 2 कंज्यूमर है हमारे पास मार्केट में. सो डेफिनेटली जब मार्केट डिमांड, अब हमारे पास फिगर्स ज़्यादा बड़े हैं. पहले हमारे पास एक कंज्यूमर का फिगर था, हमारे पास में 2 कंज्यूमर के फिगर्स हैं. सो अब आप एज्यूम करिए या आप खुद सोचिए कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा. क्या वो स्टीपर नहीं होगा? बिल्कुल. अब डिमांड कर्व बनेगा स्टीपर. क्यों? क्योंकि हमारे फिगर्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं. यहाँ पर है प्राइस एंड यहाँ पर है हमारी क्वांटिटी. सो हमारा डिमांड कर्व और ज़्यादा स्टीपर बनेगा बिकॉज अब हमारे पास में मार्केट की डिमांड है. सो मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व और शेड्यूल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मार्केट में हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर को इंक्लूड करेंगे और इंडिविजुअल में हम एक ही कस्टमर की बात करेंगे जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल डिमांड कर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्केट डिमांड कर्व आपकी नॉलेज में होना चाहिए बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड, राइट. सो अब तक की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे. डिमांड इज़ अ वाइडर चैप्टर और इसको कवर करने के लिए वी नीड टू वर्क on our videos and more and more videos. So wait for my next video. Till the time, if you like, please share and subscribe. Bye bye. Thank you.